साहूकार जी, मैं और मेरी पत्नी 3 दिन से भूखे हैं। हमें गांव में कोई भी काम नहीं दे रहा। हमें कुछ तो दे दीजिए ताकि हम दोनों अपने पेट की आग को शांत कर सके। ये सुनकर साहूकार रतन हंस पड़ा और बोला, अरे भैया, किस मुंह से कर्ज मांग रहा है हरिया? कभी सोचा है कर्ज लेकर चुकाएगा कैसे? हम आपकी एक एक पाई चुका कर देंगे साहूकार। हम दूसरे गांव में जाएंगे और वहाँ खेत में काम करेंगे। ओहो, क्या भरोसा तुम दोनों कर्ज लेकर गांव छोड़कर भाग गए तो? हाँ, ऐसा मत कहिए साहूकार जी। हमारी इसी गांव में झोपड़ी है, वही हमारा घर है और हम अपने घर को छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। ये सुनकर साहूकार क्रोधित हो गया। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तेरी इस गांव में झोपड़ी नहीं हवेली खड़ी है। और सुन, तुझे और तेरी पत्नी को कर्ज मांगने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, भीख मांग सकते हो। इतना कहकर साहूकार ने एक सिक्का निकाला और उनके मुंह पर फेंक दिया। फिर हंसते हुए बोला, ये ले। ए भैया, भीख में एक ही सिक्का मिलता है, उठाओ और दफा हो जाओ। इतना कहकर साहूकार वहाँ से चला गया। हरिया और बिंदिया की आंखों से आंसू बहने लगे। हरिया जैसे ही सिक्का उठाने वाला हुआ, बिंदिया बोल पड़ी, क्या कर रहे हो तुम? क्या इतना अपमान सहने के बाद भी इसे उठाओगे? मुझे अपनी चिंता नहीं है बिंदिया, लेकिन इस सिक्के से तुम्हारी भूख मिट सकती है क्या? मैं भूखी मरना पसंद करूंगी, लेकिन इस अपमान भरे सिक्के से कुछ भी खरीदना पसंद नहीं करूंगी। चलो मेरे साथ। बिंदिया हरिया का हाथ पकड़कर हवेली से बाहर ले गई। कुछ देर बाद दोनों अपनी झोपड़ी में बैठे थे। इतना अपमान होगा, ऐसी कल्पना मैंने कभी अपने जीवन में नहीं की थी। बिंदिया की बात सुनकर हरिया रोने लगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना कहो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बिंदिया, सारी गलती मेरी है। आखिर मुझसे विवाह करके तुम्हें मिला ही क्या? गरीबी, भूखमरी। मन छोटा मत करो, हमारा समय एक दिन जरूर बदलेगा। गांव वाले हमें काम नहीं देंगे, साहूकार हमें कर्ज नहीं देगा, तो कोई बात नहीं, हम फिर भी हिम्मत नहीं हारेंगे। चलो जंगल चलते हैं, वहाँ कुछ जंगली फल खाकर ही अपने पेट की आग बुझा लेंगे। हरिया अपनी पत्नी के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में काफी दूर जाने के बाद हरिया को एक वृक्ष नजर आया जिसमें ताजे फल लटक रहे थे। ए बिंदिया, देखो, इस वृक्ष में ताजे फल हैं, इन्हें तोड़ लेता हूँ। हरिया तुरंत फलों को तोड़ने लगा। देखो देखो, सामने तालाब है, वहाँ बैठकर फल खाते हैं और तालाब का ठंडा पानी पीते हैं। चलो चलो चलो। हरिया फल लेकर अपनी पत्नी के साथ तालाब के पास चला गया। जैसे ही बिंदिया फल खाने वाली थी, तभी उसके कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज पड़ी। बिंदिया चौंक गई। तुमने आवाज सुनी? हाँ, सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, लेकिन यहाँ आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा। हमें आवाज की दिशा में जाना चाहिए, क्या पता कोई बच्चा मुसीबत में हो। हाँ, तुम सही कह रही हो। वो दोनों फल वहीं छोड़कर आवाज की दिशा में चल दिए। कुछ दूर जाकर उन्हें एक 5 वर्षीय बच्चा नजर आया जो बुरी तरह से रो रहा था। हरिया तुरंत बच्चे के पास चला गया। अरे बेटा, कौन हो तुम? तुम्हारे माँ बाप कहाँ है बेटा? लेकिन बच्चा हरिया को ऐसे देखने लगा मानो वो कुछ जानता ही नहीं हो। लगता है ये बहुत घबराया हुआ है। हाँ बिंदिया, घबराया हुआ तो है, लेकिन 5 वर्ष के बच्चे तो बोलने लगते हैं। इससे इसकी माँ और पिता का नाम तो पूछो। हरिया बच्चे से पूछता रहा, लेकिन बच्चा दोबारा रोने लगा मानो उसे कुछ भी याद न हो। ये तो कुछ भी नहीं बता रहा। ओहो, चिंता मत करो। देखो, तुम बच्चे का ध्यान रखो,
मैं इधर उधर देख कर आता हूँ। हो सकता है कि इसके माँ बाप आसपास ही हो, ढूंढ रहे हो इसको। ठीक है, मैं आता हूँ। हरिया वहाँ से चला गया और बहुत देर के बाद वापस आया। हाँ बिंदिया, बड़ी विचित्र बात है, मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब क्या करें? अब क्या करें? अगर इस बच्चे को जंगल में छोड़ेंगे तो शाम तक किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाएगा। इस बच्चे की जान खतरे में है। एक काम करते हैं, इसे अपने घर ले चलते हैं। हरिया और बिंदिया उस बच्चे को अपनी झोपड़ी ले आए। कुछ देर बाद वो बच्चा सो गया तो बिंदिया अपने पति हरिया से बोली, अब आगे क्या करना है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ बिंदिया। हम दोनों पति पत्नी तो स्वयं बेरोजगार हैं। हम इस बच्चे की परवरिश कैसे करेंगे? बिंदिया सोते हुए बच्चे को देखने लगी और बोली, अगर भगवान ने इसे हमें सौंपा है तो वो जरूर हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा और इसके नसीब का भी ध्यान रखेगा। हम इसे क्या कहकर पुकारे? हरिया गहरी सोच में डूब गया और बोला, मैं हमेशा सोचता था बिंदिया कि अगर मेरा पुत्र होता तो उसका नाम अर्जुन रखता। हाँ, अगर हम इसे अर्जुन कहकर पुकारेंगे तो कैसा रहेगा? क्या कहती हो? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आज से इसे अर्जुन कहकर ही बुलाएंगे। हरिया और बिंदिया पूरी रात जागते रहे। सुबह बिंदिया ने हरिया से कहा, पहले हम 2 थे, अब 3 हो गए हैं। अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई है। हमें हार नहीं माननी चाहिए। मुखिया जी के पास चलते हैं, उनके खेत में उनसे काम मांगते हैं। अरे पिछली बार तो मुखिया ने धक्के देकर निकाल दिया था और हम दोनों को अपने खेत में काम देने से साफ इनकार कर दिया था, याद है कि नहीं? कोशिश कर लेने में क्या जाता है। हरिया अपनी पत्नी और अर्जुन को लेकर घर से बाहर निकल गया। वो कुछ दूर चले ही थे कि अचानक रास्ते में उन्हें साहूकार मिल गया। साहूकार हरिया और बिंदिया के साथ उस बच्चे को देखकर चौंक गया। अरे भैया, ये किसका बच्चा है? हरिया ने सारी घटना साहूकार रतन चौधरी को बताई और बोला, मालिक, ये हमको जंगल में मिला तो हम इसको घर ले आए। अगर हम इसे नहीं लाते तो इसे जंगली जानवर खा जाते। ये सुनकर साहूकार फिर से हरिया का मजाक उड़ाते हुए बोला, अच्छा तो ये बात है। मुझे तो लगा कि तुम दोनों ने बच्चा चुराने का कोई नया धंधा शुरू कर दिया है। वैसे एक बात कहूँ, तुम दोनों को इसे जंगल में ही छोड़ देना चाहिए था। घर काहे ले आए भैया? ये सुनकर बिंदिया चौंक गई। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? वो इसलिए कि तुम दोनों के खुद के खाने के तो लाले पड़े हैं। इस बच्चे को क्या खिलाओगे? तुम दोनों बड़े होकर इसे भिखारी बनाओगे और जब इसे इसके अतीत के बारे में पता चलेगा तब ये तुमसे यही कहेगा। इससे अच्छा होता कि मैं जंगली जानवर का शिकार बन जाता, क्योंकि तुम दोनों के होते हुए ये हमेशा अनाथ ही कहलाएगा, समझे? तभी वहाँ गांव का मुखिया भी आ गया। साहूकार ने मुखिया को हंसते हुए सारी घटना बताई। मुखिया भी उनका मजाक उड़ाते हुए बोला, साहूकार बिल्कुल सही कह रहा है हरिया, इसे जंगल में ही छोड़ दो। क्यों इसके जीवन को तबाह कर रहे हो भाई? इतना कहकर मुखिया और साहूकार वहाँ से चले गए। बिंदिया क्रोधित होकर बोली, घर चलो। कुछ देर बाद हरिया बिंदिया और अर्जुन को लेकर अपनी झोपड़ी में आ गए। बिंदिया गुस्से से बोली, सोचा था कि मुखिया से काम मांगूंगी, लेकिन मैंने देख लिया कि इस गांव में किसी के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं बची। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अब क्या करें बिंदिया? करना क्या है, वो सामने कुल्हाड़ी टंगी हुई है, उसे उठाओ और जंगल जाओ। जंगल में लकड़ियाँ काटो और दूसरे गांव में बेच कर आओ। हरिया ने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने लकड़ियाँ काटी और दूसरे गांव चला गया। शाम तक उसकी लकड़ियाँ इतने दाम में बिक गईं कि वो चावल, आटा और सब्जी खरीद सका। हाँ, चलो कम से कम इतनी आमदनी हुई कि हम तीनों का पेट भर सके।
हरिया ने तुरंत उन पैसों से आटा, चावल और सब्जी खरीदी और अपने गांव लौट आया। घर पर हरिया के हाथ में आटा, दाल और सब्जी देखकर बिंदिया खुश हो गई। लगता है तुम्हारी लकड़ियां दूसरे गांव में सही दामों पर बिक गई। हाँ, सब कुछ अर्जुन की किस्मत से हुआ है। सोचो बिंदिया, अगर अर्जुन हमें नहीं मिलता तो तुम मुझे कभी भी कुल्हाड़ी नहीं थमाती और मैं कभी भी जंगल में लकड़ियां काटने की सोच भी नहीं पाता है। चलो अच्छा है, इस बच्चे के नसीब से हम दोनों को भोजन तो मिल रहा है। समय इसी तरह बीतने लगा और देखते ही देखते 10 वर्ष बीत गए, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन हरिया और बिंदिया दोनों बुरी तरह बीमार पड़ गए। अर्जुन, जो अब 15 वर्ष का हो चुका था, उनकी ओर देखकर बोला, आप दोनों बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं वैद्य जी को बुलाने गया था, कुछ ही देर में आते होंगे। आप दोनों बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ। कुछ देर में गांव का वैद्य आया और हरिया और बिंदिया की जांच पड़ताल कर अर्जुन से बोला, हाँ, क्षमा करना अर्जुन, तुम्हारे माता और पिता को जो गंभीर बीमारी है वो शरीर में घर कर चुकी है। अब इनका कोई इलाज नहीं है। अब ये नहीं बच पाएंगे, क्षमा करना। इतना कहकर वैद्य वहाँ से चला गया। कुछ ही दिन बाद हरिया और बिंदिया इस संसार को छोड़कर चले गए। अर्जुन अकेला रह गया और अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर अपने माता पिता की ओर देखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसी वक्त साहूकार रतन सिंह अपनी पुत्री चंद्रलेखा को लेकर वहाँ से गुजर रहा था। अर्जुन को रोते देखकर वो उसके पास आ गया। अरे क्या हो गया, क्यों रो रहा है? अरे क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे माता और पिता की अचानक से बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। मैं अनाथ हो गया, अनाथ। ये सुनकर साहूकार हंस पड़ा। अरे क्या रे मूर्ख, तू तो पहले से ही अनाथ था। क्या तुझे तेरे माता पिता ने नहीं बताया कि तू उनकी संतान नहीं था, बल्कि वो तो तुझे जंगल से उठा कर लाए थे जब तू 5 बरस का था। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। ये क्या बोल रहे हो, ये झूठ है। तभी वहाँ मुखिया आ गया। साहूकार ने मुखिया की ओर देखकर कहा, आओ मुखिया, आओ आओ आओ, ये बताओ क्या ये पहले से अनाथ नहीं था? देखो अर्जुन, साहूकार बिल्कुल सही कह रहा है। इसीलिए उन लोगों के लिए आंसू क्यों बहा रहा है जो तेरे कभी थे ही नहीं। तू कल भी अनाथ था, तू आज भी अनाथ है। हाँ। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में उदासी आ गई। लेकिन तभी चंद्रलेखा, जो अर्जुन की ही उम्र की थी, गुस्से से अपने पिता से बोली, पिताजी बस कीजिए, आपको ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? साहूकार गुस्से से बोला, अरे बकवास बंद कर अपनी। मुखिया ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, न जाने तू किसकी संतान है अर्जुन। शायद जब तू पैदा हुआ होगा तो तेरे सगे माँ बाप को भी तू ही खा गया होगा। अरे हरिया और बिंदिया ने सोचा होगा कि तू जवान होकर उनका सहारा बनेगा, लेकिन तेरी मनहूसियत ने उनको भी खा लिया। तू एक मनहूस अनाथ है, मनहूस है, मनहूस। और तेरा इस गांव में कभी कोई दोस्त नहीं बनेगा। और अगर किसी से तूने दोस्ती करने की कोशिश भी की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई ना होगा। 100% की सही बात। इस गांव में नहीं रहना चाहिए अर्जुन जैसा अनाथ। सही कहे मुखिया जी। चलो 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 अब। कुछ देर बाद वो सब वहाँ से चले गए। उस दिन के बाद अर्जुन बिल्कुल अकेला रह गया। गांव में कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता। हर कोई उसे अनाथ और मनहूस अनाथ कहकर बुलाने लगा। समय बीतता रहा और देखते ही देखते 5 वर्ष और गुजर गए। अर्जुन अब 20 वर्ष का एक युवा बन चुका था। गांव में अगर कोई उससे बात करने की हिम्मत करता तो वो केवल
ठाकुर रतन सिंह की पुत्री चंद्रलेखा थी, जो मन ही मन अर्जुन को पसंद करती थी। एक दिन अर्जुन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे चंद्रलेखा मिल गई। अर्जुन, मैं जानती हूँ कि ऐसा कोई दिन नहीं आता जब मेरे पिता तुम्हें अपमानित करने का कोई मौका छोड़ते हो। अर्जुन गंभीरता से बोला। सुनो चंद्रलेखा, तुम मुझसे बात मत किया करो। तुम्हारे पिता और मुखिया की वजह से गांव में किसी ने भी बचपन से लेकर आज तक मुझसे दोस्ती नहीं की। सब मुझसे दूर रहते हैं, तो फिर तुम मुझसे क्यों बात करती हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मनहूस हूँ मैं, मनहूस, तुम्हें नहीं पता? चंद्रलेखा की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं तुमसे क्यों बात करती हूँ? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, लेकिन ये तुम भी जानती हो कि तुम्हारा पिता कभी भी तुम्हारा विवाह मेरे साथ करने की सोच भी नहीं सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें घर पर डांट पड़े। इतना कहकर अर्जुन कुल्हाड़ी लेकर सीधा जंगल की ओर रवाना हो गया। अर्जुन जंगल में लकड़ियां काट ही रहा था कि तभी उसके कानों में किसी का दर्द भरा स्वर टकराया। अर्जुन चौंक गया। अरे, यहाँ तो आसपास हमारे अलावा और कोई मौजूद ही नहीं है, तो ये कराह कौन रहा है? तभी अर्जुन की नजर तालाब के किनारे पड़े एक घायल बंदर पर पड़ी, जो दर्द से करहा रहा था। अर्जुन दौड़ता हुआ बंदर के पास चला आया। अरे रे 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 रे, इसकी टांग से तो खून बह रहा है। ओहो हो, ऐसा लगता है जैसे इसकी टांग किसी नुकीली शाखा से टकरा गई है। बाप रे बाप, इसका बहता खून किसी भी कीमत पर रोकना होगा। ओहो, क्या करूं, क्या करूं? अर्जुन इधर उधर देखने लगा। फिर झाड़ियों से कुछ जड़ी बूटियां तोड़कर पीसी और उसके जख्म पर लगा दी। खून बहना बंद हो गया। तभी घायल बंदर इंसानी आवाज में बोला। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। अगर तुम नहीं आते तो मेरा आज काम ही तमाम हो गया था। हाँ। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया और डरते हुए बोला। अरे, तुम तो एक बंदर हो भाई। तुम मनुष्य की आवाज में कैसे बात कर सकते हो? बंदर उठकर बैठ गया। ये एक रहस्य है। कौन हो तुम? कौन हो? फिलहाल तो मैं एक बंदर हूँ, लेकिन असल में मैं कौन हूँ ये रहस्य मैं चाहकर भी नहीं बता सकता। अगर बता दूं तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। बरसों बाद कोई इंसान मिला है जिसे देखकर मुझे अपना सा एहसास हुआ है, वरना मैं हर इंसान से बात नहीं करता। ये सुनकर अर्जुन हैरान रह गया। हाँ, डरो मत, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूँगा। मैं जंगल में अकेला रहता हूँ, मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है। हाँ, अरे मेरे भाई, दोस्त तो मेरा भी कोई नहीं है, क्या कहूँ? बंदर ने तुरंत हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। अच्छा, तो फिर तुम मुझसे दोस्ती कर लो ना। बताओ, करोगे? अर्जुन के दिल से डर कम हो गया और वो मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। अर्जुन और बंदर घंटों बातें करते रहे। जब अर्जुन घर जाने लगा तो बंदर बोला। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल सकता हूँ? अर्जुन सोचने लगा तो बंदर बोला। ओहो, सोच क्या रहे हो? तुम्हारे घर का काम कर दिया करूँगा ना। तुम कहो तो बर्तन मांज दूंगा। और फिर तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हारा तो कोई दोस्त भी नहीं है, तो मुझे अपना दोस्त समझकर अपने घर ले चलो ना। ले भी चलो अब। ओफो, चलो ठीक है, चलो मेरे साथ। अर्जुन बंदर को अपने घर ले आया। मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने और बाजार में बेचकर शाम तक आऊंगा, ठीक है ना? ओहो, चिंता मत करो। जब लौटोगे तो तुम्हें तुम्हारा घर पूरा साफ सुथरा मिलेगा, क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अर्जुन मुस्कुराया और जंगल निकल गया। शाम को जब वो लौटा तो देखा उसका घर एकदम साफ सुथरा था और रसोई से बहुत अच्छे खाने की खुशबू आ रही थी। हाँ, ये खाना किसने बनाया भाई? मैंने बनाया। अरे वाह,
अरे तुम तो बहुत ही विचित्र बंदर मालूम होते हो, खाना भी बना लेते हो। हाँ, मैं सब जानता हूँ। चलो, अब मैं भूखा हूँ। मैंने तो तुम्हारे चक्कर में खाना भी नहीं खाया। अर्जुन और बंदर दोनों मिलकर खाना खाने लगे। उस दिन के बाद अर्जुन कहीं भी जाता तो बंदर उसके साथ जाता। धीरे धीरे उनकी मित्रता के चर्चे पूरे गांव में फैल गए। गांव में उन दोनों के बारे में चर्चा होने लगी। ए भैया, ये अर्जुन के साथ में जो बंदर घूमता है, ये कौन है? जंगली बंदर पाल रखा है क्या अर्जुन ने? अरे भैया, अब उससे कोई दोस्ती तो करेगा नहीं, तो बेचारा क्या करेगा? बंदरई से दोस्ती करेगा ना, अनाथ कहीं का मनहूस। एक दिन अर्जुन अपने दोस्त बंदर से बातें कर रहा था कि तभी चंद्रलेखा वहाँ आ गई। अर्जुन को बंदर से बातें करते देख वो चौंक गई और डरते हुए बोली, अर्जुन, मैं तो ये देखने आई थी कि जो गांव वाले कह रहे हैं वो सच है या नहीं, कि तुम्हारा दोस्त एक बंदर हो गया है। लेकिन ये देखकर तो मैं चौंक गई। ये तो मनुष्य की तरह बोल रहा है। इसे धक्के देकर बाहर निकालो, ये जरूर कोई पिशाच होगा। अरे नहीं चंद्रलेखा, ये कोई पिशाच नहीं, मेरा सच्चा दोस्त है। जब मैं जंगल में लकड़ियां काटने जाता हूँ ना, तो ये हमारे घर की पूरी सफाई करता है, खाना भी तो बना के खिलाता है। और क्या मस्त खाना बनाता है ये, हाय 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 हाय। अर्जुन बिल्कुल सही कह रहा है। चंद्रलेखा, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं भी जंगल में अकेला था और अर्जुन अपने गांव में, इसीलिए बन गए हम दोनों दोस्त। क्यों, सही कहा ना मेरे दोस्त? चंद्रलेखा के मन से डर कम हो गया और वो बंदर से बातें करने लगी। तभी वहाँ साहूकार रतन सिंह और मुखिया पहुँच गए। बंदर को इंसानों की भाषा में बात करते देख वो दोनों चौंक गए। अरे पागल हो गए हो क्या? अरे मैं तो ये देखने आया था कि तुम हवेली से अचानक कहाँ चली गई, क्योंकि उड़ते उड़ती खबर मिली थी कि तुम अर्जुन से बातचीत करती हो, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दृश्य दिखाई दे गया। हे अर्जुन, ये बता कि ये बंदर कौन है जो इंसानों की भाषा में बात कर रहा है? तूने जरूर कोई तंत्र मंत्र काली सिद्धि की होगी, वरना बंदर कभी भी मनुष्य की भाषा में बात नहीं करते। और नहीं तो क्या, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मुखिया। इसने जरूर इन सब गांव वालों से बदला लेने के लिए ये सब किया है। आखिर है तो अनाथ। क्यों रे? इस बंदर को चुपचाप हमारे हवाले कर दो। ये बंदर पूरे गांव के लिए खतरा है। ये सुनकर अर्जुन पूरी तरह से क्रोधित हो गया। अरे बस करो, बस बहुत हो गया। इसके आगे तुम दोनों एक शब्द भी नहीं बोलोगे, चुप हो जाओ। अरे बचपन से लेकर आज तक तुम दोनों ने हमको इस गांव में अपमानित किया है। हमने कभी कुछ नहीं कहा। हमारे माता पिता बताया करते थे कि तुम दोनों उनको भी अपमानित करते थे, लेकिन अब हमारी बात कान खोल के सुन लो। हम तुम्हें अपने दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। ये बंदर से ज्यादा हमारा मित्र है। मुखिया जैसे ही बंदर की ओर बढ़ा, अर्जुन ने उसे जोर से धक्का दे दिया। मुखिया जी, हमने तुमसे जो कहा वो धमकी नहीं, बल्कि चेतावनी थी, चेतावनी। अगर हमारे दोस्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरा सी भी की ना, तो हमसे बुरा कोई ना होगा इस पूरे गांव में। साहूकार रतन सिंह मुखिया से बोला। अरे छोड़ो मुखिया, छोड़ो। अब इसके भी पर निकल आए हैं, इसके पर काट दूंगा मैं। लेकिन पहले चंद्रलेखा को घर छोड़ के आता हूँ। मुखिया और साहूकार चंद्रलेखा को लेकर अर्जुन के घर से बाहर निकल गए। बंदर डर गया और अर्जुन से बोला, तुम्हारे गांव के मुखिया और साहूकार मेरी सच्चाई सारे गांव को बता देंगे कि मैं बोल सकता हूँ। कहीं मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान न पहुँचा दे। मैं चला जाता हूँ मित्र। अर्जुन ने तुरंत बंदर का हाथ पकड़ लिया। नहीं मेरे दोस्त, तुम कहीं नहीं जाओगे। अरे बचपन से लेकर आज तक हम बस डरते रहे इन गांव वालों से, लेकिन अब और नहीं। चलो हमारे साथ चलो, तुम चलो। अरे कहाँ? गांव के बाहर चलो और हम सबके सामने ऐलान करूंगा कि तुम हमारे सच्चे मित्र हो। तुमने हमको अपना समझा और जब बाकी सब ने मुझे अनाथ कह के हमारा मजाक उड़ाया,
सब ने हमको मनहूस कहा, तुमने हमको मित्र कहा। हम सबको बताएंगे, चलो। इतना कहकर अर्जुन बंदर को लेकर बाहर निकल आया। कुछ ही देर में साहूकार और मुखिया लाठी लेकर वहां आ पहुँचे। साहूकार बोला, अरे ओ अर्जुन, हम तुझको आखिरी मौका दे रहे हैं, चुपचाप चला जा यहाँ से, नहीं तो तू भी अपने इस बंदर दोस्त के साथ जमीन में गाड़ दिया जाएगा। ये बंदर गांव के लिए खतरा है। अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि तभी सबके कानों में घोड़े की टापों की आवाज टकराई। मुखिया घबराए अंदाज में बोला, अरे ये तो घोड़ों की आवाज है। मैंने ये आवाज कहीं सुनी है। हाँ, अरे ये तो डाकू लखन सिंह के घोड़ों की टाप की आवाज है। हाँ, डाकू लखन सिंह आ गया। तभी दो डाकू घोड़ों पर सवार होकर वहां आ पहुँचे। मुखिया ने साहूकार से कहा, अरे ये तो डाकू लखन सिंह है। ए साहूकार, उसके साथ उसका साथी भी है। डाकू लाखन सिंह तुरंत तलवार लेकर घोड़े से उतरा और साहूकार की गर्दन पर तलवार रख दी। अच्छा हुआ जो तू यहीं मिल गया। मैं तो तेरी हवेली लूटने के लिए इस गांव में आया था। सोचा था कि लूटने के बाद तुझे मार दूंगा। लेकिन अब सबसे पहले तुझे यहीं मार डालूंगा। तूने बहुत से किसानों की जमीन हथिया ली, बहुत दौलत जमा कर रखी है ना, क्यों रे साहूकार? साहूकार घबरा गया और कांपते हुए बोला, मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी जान बख्श दो। मैं हवेली का सारा धन तुमको दे दूंगा भैया, हमको माफ कर दो, गलती हो गई हमसे। तभी लाखन सिंह का साथी मुखिया को धक्का देकर बोला, अबे हवेली का माल तो हम लूटेंगे ही, साथ में तुझे भी ले चलेंगे। क्या तुझे नहीं पता कि डाकू लखन सिंह हमेशा साहूकारों और जमींदारों को ही लूटता है? बंदर जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, अर्जुन से बोला, हमें उनकी मदद करनी चाहिए अर्जुन। अरे पगला गए हो क्या मित्र? ये दोनों इसी लायक हैं। नहीं, कोई मदद नहीं करनी है। हाँ, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन इंसानियत के नाते तो हमारा फर्ज बनता है। अगर हमने इनकी मदद नहीं की तो हम में और इन डाकुओं में क्या फर्क रह जाएगा अर्जुन, बोलो भला। बंदर की बात सुनकर अर्जुन का दिल पिघल गया। अर्जुन डाकू लाखन सिंह से बोला, साहूकार को छोड़ दो। अरे तू पागल हो गया है क्या रे लड़के? ये साहूकार है, हम इसे लूट रहे हैं, तो बीच में मत पड़। हम अपनी आंखों के सामने किसी की हत्या नहीं देख सकते, छोड़ दो उसको। ये सुनकर दोनों डाकू हक्के बक्के रह गए। लाखन सिंह अपने साथी से बोला, अरे इस गांव में जरूर कुछ जादू टोना है, हमने कभी बोलने वाला बंदर तो ना देखा। तो फिर तुम देर मत करो, मैं मुखिया को निपटाता हूँ, तुम साहूकार को खत्म कर दो, इसके बाद हवेली चलते हैं, जल्दी करो। जैसे ही लाखन सिंह ने साहूकार पर तलवार का वार किया, बंदर उछलकर बीच में आया। उसने साहूकार को धक्का देकर बचा लिया और वार अपने ऊपर ले लिया। बंदर चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उधर अर्जुन ने लाखन सिंह के साथी को जोरदार धक्का दिया, वो भी जमीन से टकराकर गिर पड़ा। अरे भागो, हम इस लड़के से नहीं लड़ सकते। अरे इसमें बहुत फुर्ती है, भागो। हाँ तू सही कह रहा है, इस बंदर ने तो मूर्खता की हद पार कर दी। अरे साहूकार को बचा लिया इसने। सोचो, अरे भागो, चलो भागो। दोनों डाकू घोड़ों पर सवार होकर भाग गए। बंदर जमीन पर पड़ा करहाने लगा, उसके शरीर से खून बहने लगा। ये देखकर मुखिया और साहूकार की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने किए पर अफसोस होने लगा। अरे हमने तुमको कितना गलत समझा। हाँ, हमने तुमको गलत समझा, हमको माफ कर देना। हम तो तुम्हारी हत्या करने के इरादे से आए थे, पर तुमने हमारी जान बचाई। अर्जुन दौड़कर बंदर के पास आ पहुंचा और उसका सिर अपनी गोद में रखते हुए बोला,
मेरे दोस्त, हमारे दोस्त, हमको छोड़कर मत जाना। अरे तुम्हारे अलावा हमारा इस संसार में कोई ना है। हमारे माता पिता भी कुछ समय पहले चल बसे। अब अगर तू भी चला गया तो हम किसके सहारे जीऊंगा? नहीं दोस्त, नहीं, मत जा, मत जा। तभी वहाँ चंद्रलेखा भी आ गई। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। हमने अपनी मित्रता साबित कर दी मेरे दोस्त। ऐसे ऐसे आंसू मत बहाओ। इंसानियत को जिंदा रखने के लिए ही तो मैंने साहूकार के ऊपर लगने वाला वार अपने शरीर पर ले लिया। मुझे अफसोस नहीं है। इतना कहकर बंदर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अर्जुन घबरा गया और उसे झकझोरने लगा। लेकिन अगले ही पल वो बंदर रंग बिरंगी किरणों से एक राजा में परिवर्तित हो गया। ये दृश्य देखकर अर्जुन, साहूकार, मुखिया और चंद्रलेखा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अरे ये तो राजा विक्रम हैं, जो वर्षों पहले लापता हो गए थे और उनके लापता होने के बाद ही रानी रुक्मणी शासन चला रही हैं। तभी रंग बिरंगी किरणों से एक साधु प्रकट हुआ। तुम अंततः शाप मुक्त हो गए राजन। हाँ, ये सब कुछ अर्जुन की वजह से हुआ है। जानते हो ये कौन है? हाँ, ये मेरा मित्र है। बंदर के रूप में मैंने इसकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया और इसने स्वीकार कर लिया। ये तुम्हारा मित्र तो है ही, लेकिन साथ ही तुम्हारा पुत्र भी है, राजकुमार आदित्य। ये सुनकर राजा विक्रम और अर्जुन दोनों चौंक गए। साधु महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। राजा विक्रम अपनी पत्नी रुक्मणी और 5 वर्षीय राजकुमार आदित्य के साथ जंगल में खड़े थे। तुम यहीं ठहरो, मैं आदित्य को लेकर थोड़ा टहल कर आता हूँ। मैं इसे शिकार करना सिखाऊंगा। चलो बेटे। राजा विक्रम आदित्य को गोद में उठाकर कुछ दूर ले गए। तभी झाड़ियों में किसी सरसराहट की आवाज आई। लगता है झाड़ियों में कोई जानवर छिपा है। आदित्य, अब तुझे तीर चलाना सिखाता हूँ। देखो बेटा। राजा ने धनुष निकाला और झाड़ियों पर तीर छोड़ दिया। अगले ही पल जंगल में मानव की चीख गूंज उठी। राजा विक्रम घबरा गया और दौड़कर झाड़ियों की ओर चला गया। वहाँ उसने देखा कि एक व्यक्ति उनके तीर से घायल होकर मृत पड़ा था और पास में उसका बच्चा फूट फूट कर रो रहा था। तभी वहाँ एक साधु प्रकट हुआ और गुस्से में बोला, ये तूने क्या कर दिया? तूने एक निर्दोष मनुष्य की हत्या कर दी। ये साधु महाराज, ये मुझसे भूलवश हो गया। मुझे लगा था कि ये कोई जानवर है। क्या तूने यहाँ पे आकर देखा था? तूने इस बालक को अनाथ कर दिया। ये बालक जीवन भर तड़पेगा। तेरी प्रजा तेरी संतानें हैं। अगर तुझ में इंसानियत नहीं तो तुझ में और जानवर में कोई अंतर नहीं। मैं एक राजा हूँ और राजा से गलती हो जाती है महाराज। तू तो गया, अब तू राजा नहीं, एक बंदर बनेगा। साधु के इतना कहते ही राजा विक्रम बंदर में परिवर्तित हो गया। मुझे माफ कर दो साधु महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, पर तेरे प्रायश्चित का उपाय बताता हूँ। तेरा पुत्र, ये राजकुमार आदित्य, जवानी तक एक अनाथ की तरह जिएगा। उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा कि वो किसका पुत्र है। वो गरीबों के बीच में पलेगा और जब तक तू बंदर के रूप में किसी मनुष्य से सच्ची मित्रता नहीं करेगा और जब तक तू अपनी जान किसी और की रक्षा में नहीं देगा, तब तक तू बंदर ही रहेगा। अगले ही पल आदित्य रंग बिरंगी किरणों में गायब हो गया। राजा विक्रम ने चीख कर पूछा, अरे मेरा पुत्र कहाँ गया? वो तुझे तभी मिलेगा जब तू श्राप मुक्त होगा।
ये सब सुनकर राजा विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। तभी अर्जुन के सिर में दर्द हुआ और उसके सारे बीते वर्षों की यादें लौट आईं। हाँ, हाँ, पिताजी, हाँ, पिताजी, मुझे सब याद आ रहा है। 5 वर्ष की उम्र में मैं आप और माँ के साथ में जंगल गया था। राजा विक्रम ने भावुक होकर अर्जुन को गले लगा लिया। जिसे मैंने मित्र माना वो मेरा पुत्र निकला, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र। अब तुम्हारी सजा समाप्त होती है राजा विक्रम। जाओ, अपने पुत्र को ले जाओ। साधु ने अर्जुन और गांव की ओर देखकर कहा, तुम लोगों ने जो कुछ भी इस बालक के साथ किया वो श्रापवश था। अब ये सब कुछ समाप्त हो चुका है। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों में लुप्त हो गए। अर्जुन, मेरे बेटे अर्जुन, हमको क्षमा कर दे। हमने तुझे मनहूस, अनाथ और न जाने क्या क्या कहा, जबकि तू तो राजकुमार निकला। मेरे बेटे, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। कुछ ही दिनों में राजा विक्रम अपने पुत्र आदित्य को लेकर महल चला आया। वहाँ रानी रुक्मिणी ने अपने पुत्र को देखकर रोते हुए उसे गले से लगा लिया। सारा राज्य आनंदित हो गया। कुछ ही समय बाद राजकुमार आदित्य ने साहूकार की पुत्री चंद्रलेखा से विवाह कर लिया। दोनों साथ में शासन की बागडोर संभालकर प्रजा की सेवा